शोल्डर की ये न्यूट्रल पोजीशन है, यहाँ से अगर पीछे लेके जाएंगे शोल्डर की एक्सटेंशन नहीं, ये शोल्डर की हाइपर एक्सटेंशन, क्या शोल्डर की हाइपर एक्सटेंशन। न्यूट्रल पोजीशन से अगर आप इधर लेके जा रहे हो तो शोल्डर की हाइपर एक्सटेंशन। अगर फुल फ्लेक्शन पोजीशन से आप न्यूट्रल पोजीशन लेके आ रहे हो ये एक्सटेंशन। ये किसी बच्चे को नहीं पता होता ये वो क्या है। सर ऊपर से नीचे जाना है। क्यों? अगर स्टार्टिंग पोजीशन आपकी फ्लेक्शन होगी, क्योंकि फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में जाना एक्सटेंशन। अगर आप फुल फ्लेक्शन से न्यूट्रल पोजीशन में आ रहे हो ये शोल्डर की एक्सटेंशन है। लेकिन अगर न्यूट्रल पोजीशन आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ से पीछे जा रहे हो तो ये शोल्डर की हाइपर एक्सटेंशन। ओके, अगर आप कैसे जल्दी देखो एक्सटेंशन यहाँ से यहाँ पीछे तक, लेकिन इसको इस अंदर बात में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि बुक्स में बहुत जगह पे लिखा हुआ है हाइपर एक्सटेंशन। तो आप लोगों को बात में समझ नहीं आ रही है कि एक्सटेंशन क्या है और हाइपर एक्सटेंशन क्या है। दोबारा बता रहा हूँ, फुल फ्लेक्शन से अगर न्यूट्रल तक लेके आ रहे हो तो ये एक्सटेंशन है, या न्यूट्रल से फुल जितनी पीछे जा सकती है लेके जा रहे हो तो कुछ शोल्डर की हाइपर एक्सटेंशन। जो इनमें से डेल्टोइड के पोस्टीरियर फाइबर्स हैं सिर्फ और सिर्फ ये करवाती है शोल्डर की हाइपर एक्सटेंशन। बाकी सारे जितने भी हैं टीरीज मेजर और डिस्टल सोसाई ये न्यूट्रल तक बस लेके आते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं। इसके बाद पीछे में जा जब आपका आर्क में आ रहा होता है वहाँ इन दोनों का रोल नहीं होता। सही है। और पहले भी मैंने बता दिया थोड़ी सी हेल्प करता है ट्राइसेप का लॉन्ग हेड, तो ये कोई माइनर साइज का रोल है, आप इसको मेजर रोल नहीं ले सकते, इसलिए इसकी परमिशन भी यहाँ पे नहीं की जाएगी। इसी तरह डिस्कस डोर्साई, इसका भी कोई इतना खास रोल नहीं है, इसलिए इसके भी परमिशन यहाँ पे नहीं आएगी। जो मूवमेंट मेजर मसल करवा रही होती है परमिशन हमेशा उस रीजन में उन्हीं मसल्स की जाएगी। तो जब हम ऐसी किसी मूवमेंट पे पहुंचेंगे जो जिसमें डिस्कस डोर्साई का मेजर रोल है, या ऐसी किसी मूवमेंट पे पहुंचेंगे जहाँ ट्राइसेप का मेजर रोल है, तो वहाँ पे हम उनको कन्वर्ट करेंगे। सही है, क्योंकि माइनर साइड का रोल होता है इक्वेशन इतनी आसानी से नहीं होती। अब हम देख लेते हैं इनका ओरिजिन इंसर्शन क्या है मसल्स का। पहले देखा है कहाँ है इंसर्शन डेल्टोइड का इंसर्शन कहाँ है? ह्यूमरस के डेल्टोइड ट्यूबरकल पे। ये जो ह्यूमरस की कैप पे डेल्टोइड की वेलोसिटी हमने कही थी, ये इस साइड में ये नजर आ रही है इधर, क्योंकि लेटरल एस्पेक्ट पे होती है। यहाँ पे आके तीनों फाइबर इंसर्ट हो रही होती है और ओरिजिनेट कहाँ से होके आ रही होती हैं? ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला, स्पाइन ऑफ स्कैपुला से ये ओरिजिनेट डेल्टोइड होके आ रहा होता है और यहाँ से शोल्डर के ऊपर से होता हुआ यहाँ इंसर्ट हो जाता है ऐसे। सही है, ये आपका शोल्डर का लेटरल एस्पेक्ट बनता है। अच्छा, तो अब आपको ये भी पता चल गया है शोल्डर डेल्टोइड के पोजीशंस क्या क्या है। सामने एंटीरियर फाइबर फ्लेक्शन करवाते हैं, पीछे पोस्टीरियर फाइबर एक्सटेंशन करवाती है, और ऐसे बॉडी से अवे जो मूवमेंट होगी एबडक्शन वो मिडल फाइबर करवाती है। लेकिन जो इसके पोस्टीरियर फाइबर्स हैं साथ में एक्सटर्नल रोटेशन भी, ये जो मैं बता रहा हूँ फायर की तरफ एक्सटर्नल रोटेशन भी करवाते हैं। पोस्टीरियर फाइबर के दो काम हैं, एक शोल्डर की एक्सटेंशन करवाना और दूसरा शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन करवाना। फिर इसके अलावा शोल्डर की हॉरिजॉन्टल एबडक्शन भी करवाते हैं पोस्टीरियर फाइबर। शोल्डर की हॉरिजॉन्टल एबडक्शन क्या है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर आप बॉडी की तरफ लेके आ रहे हो तो एडक्शन है, ऐसे दूर लेके जा रहे हो तो एबडक्शन। तो शोल्डर की जो एबडक्शन है हॉरिजॉन्टल एबडक्शन वो भी पोस्टीरियर फाइबर करवाते हैं। ठीक है, फिर आती है लेटिस्मस डोर्साई।
लेटिसमस डोर्साई कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? ये आपको थोरेसिक वर्टिब्रा लग रहा है, यहाँ से ये सारे थोरेसिक वर्टिब्रा। ये जो पीछे इसकी आपको ये नोक सी नजर आ रही है, ये जो प्रोजेक्शन निकले गए हैं, ये कहते हैं स्पाइन ऑफ स्पाइन की स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा। क्या कहते हैं? स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा। अच्छा, अब ये नंबर वर्टिब्रा है L5, L4, L3, L2, L1। इसके ऊपर आते हैं T12, 11, 10, 10, 9, 8, 7 और 6 यहाँ तक। यहाँ से लेके यहाँ तक ये नंबर वर्टिब्रा, इवन के सैक्रल वर्टिब्रा के लिए प्रोसेस पीछे निकलेगी। इन सब से ओरिजिनेट कर रहा होता है लेटिसमस डोर्साई। यहाँ सब के ये जो स्पाइनस प्रोसेस है यहाँ से ये निकल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा मसल है। अच्छा, इसके अलावा और जगह से भी निकल रहा है। यही जो आपके स्पाइनस प्रोसेस है, इनके ऊपर एक लिगामेंट भी लगा होता है, जहाँ पे एक रस्सी की तरह का लिगामेंट लगा होता है, जिसको कहते हैं सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, क्योंकि स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के ऊपर लगा हुआ है, इसलिए उसका नाम सुप्रास्पाइनस है। सुप्रास्पाइनस लिगामेंट से ये स्पाइन जो आपको बताए हैं इनसे, इसके अलावा 9 से लेके 12 रीड्स तक, 12, 11, 10, 9 से 12 रीड यहाँ भी जुड़ा होता है। अब देखिए कितनी जगह से ये ओरिजिनेट है। ये सारा रीजन हो गया, ये सारा हो गया, और भी है। इसके अलावा इलियक क्रस्ट, ये इलियम है, इलियम बोल ये इलियक क्रस्ट है, ये जो आपको किनारा नजर आ रहा है, ठीक है, ये इलियक क्रस्ट है। ये इलियक क्रस्ट के ऊपर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, ये सारा, ये जहाँ जहाँ मेरा हाथ है, ये सारी जगह पे से ये ओरिजिनेट कर रहा है। देखिए कि कितना बड़ा मसल है, इधर के, क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा इधर तक, सही है। इन सारी जगह से ओरिजिनेट करके ये लग कहाँ पे रहा है? ये जो मैंने आपको इंटरट्यूबरकल सर्कस बताई थी ह्यूमरस की, जब हम पढ़ रहे थे, तो ये जो सर्कस का फ्लोर है, ये ग्रूव जो आपको बताई थी इंटरट्यूबरकल ग्रूव, इसका फ्लोर जो है यहाँ पे ये लग रहा है, इस फ्लोर के ऊपर, सही है। ओरिजिनेट बहुत, इवन इसका बहुत बड़ा है, और जाके लग कहाँ रहा है? ऐसे घूम के आके ये लगा फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकल ग्रूव के ऊपर। और इसमें काम क्या करवाना है? शोल्डर की एक्सटेंशन करवानी है, एडक्शन करवानी है, और इंटरनल रोटेशन। यहाँ क्योंकि ये पेज से फिक्स है, इसलिए ज़्यादा अच्छी मूवमेंट यहाँ पे परफॉर्म नहीं होती, यहाँ मैं आपको करके दिखाऊँ। शोल्डर की एक्सटेंशन मैंने पहले बताया था, ये सिर्फ न्यूट्रल पोजीशन तक लेके आता है, तो इसका मतलब है ये शोल्डर की एक्सटेंशन यहाँ तक करवाता है। इसके अलावा ये क्या करवाएगा? शोल्डर की एडक्शन, इसके अलावा शोल्डर की इंटरनल रोटेशन। ये मूवमेंट करवा रहा है, ये बॉडी की तरफ आर्म को लेके आ रहा है, इधर की तरफ रोटेट करवा रहा है, और न्यूट्रल पोजीशन तक लेके आ रहा है, एक्सटेंशन करवा रहा है। समझ आई इसकी फंक्शन? ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। इसकी प्रोफेशन वगैरह तो कहीं और देखेंगे, लेकिन इसके फंक्शन वगैरह नहीं है। शोल्डर की एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन और एडक्शन, बॉडी की तरफ लेके इसके बाद आते हैं टीरीज मेजर, ये जो दूसरे नंबर पे लिखा है, ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? डोर्सल सरफेस ऑफ इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से। ये देखिए, ये स्कैपुला, ये वाला स्कैपुला का ये जो एंगल है, ये इंफीरियर एंगल है, ये इसका मीडियल एंगल है। ये देखिए, जो बॉडी की मिड के करीब है मीडियल एंगल है, जो बॉडी के मिड से दूर है ये बना, ये जहाँ पे शोल्डर जॉइंट बना हुआ है, ये इसका लेटरल एंगल है। और ये जो नीचे की तरफ है ये कोना, ये इसका इंफीरियर एंगल है। आप भी जरा यहाँ स्कैपुला को हाथ लगाएं ऐसे पीछे,
तो यहाँ आपकी उंगली लग रही है, ये इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पे है। अब इसकी दो सर्फेसिस हैं स्कैपुला की, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर भी पढ़ा इसलिए ये थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये जो बाहर वाली सरफेस है इसको कहते हैं डोर्सल सरफेस, और ये जो अंदर है ये जो रिब्स के साथ जुड़ी हुई है ये इसकी कहलाती है वेंट्रल सरफेस। तो दो सरफेस कौन सी हो गई? डोर्सल क्योंकि रिब्स के लिए कोस्टल का वर्ड भी यूज होता है, इसलिए इस वेंट्रल सरफेस को कोस्टल सरफेस भी कहते हैं क्योंकि रिब्स इसके साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे टीरीज मेजर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? स्कैपुला के इंफीरियर एंगल की डोर्सल सरफेस से। यहाँ से ये यहाँ पे पेज कर रहा है, यहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहा है और जाके लग रहा है ये जो सर्कस है ये इंटरट्यूबरकल ग्रूव जो हमने बोली थी इसके मीडियल लिप के ऊपर। मैंने बताया था इसके दो लिप्स हैं, एक मीडियल जो बॉडी के लिप है, एक जो बॉडी के मिड से जुड़ा है वो लेटरल लिप है। तो जो बॉडी के मिड के लिप है जिसको मीडियल लिप कहा है वहाँ पे ये हो रहा है। ये देखिए अगर यहाँ से बताऊँ तो ये इंटरट्यूबरकल बना हुआ है, ये ग्रूव है, मीडियल लिप ये बनता है। अब देखें कहाँ से आया ये, इधर से मसल ये ओरिजिनेट हुआ, इधर से घूम के आके इधर मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकल ग्रूव। अच्छा लिखा। जो ट्राइसेप्ट है, ट्राइसेप्ट में एक शॉर्ट हेड है, दो शॉर्ट हेड है, एक लॉन्ग हेड है। जो इसका लॉन्ग हेड है वो ये जो ग्लिनोइड कैविटी है, ग्लिनोइड कैविटी के नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ग्लिनोइड कैविटी के नीचे से इसका ओरिजिन हो रहा है। जो इसके शॉर्ट हेड है वो ह्यूमरस से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ नहीं लिखे हुए जब आएंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन जल्दी ये सुन ले। ये ग्लिनोइड जो कैविटी है, ग्लिनोइड कैविटी, इसके लोअर एंगल से इसका लॉन्ग हेड आ रहा है, शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस से इसके शॉर्ट हेड आ रहे हैं। तो उसके लग कहाँ रहा है? यहाँ 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 पीछे। ये क्या मैंने बताया था आपको? पॉलीक्रेनल प्रोसेस ऑफ अल्ना। पॉलीक्रेनल प्रोसेस ऑफ अल्ना की पोस्टीरियर सरफेस पे जाके ट्राइसेप्ट लग रहा है, इंसर्ट यहाँ पे हो रहा है। अगर आप देखो तो ये जो पॉइंट ऑफ एल्बो है ये आपका ओरिजिनेटिंग प्रोसेस है, इसके पीछे यहाँ लगा हुआ है ट्राइसेप्ट। जरा ऐसे एक्सटेंशन आप करके देखो, फिर यहाँ पे हाथ रख के देखो, आपको ट्राइसेप्ट हिलता हुआ महसूस होगा। इधर हाथ रखें, शोल्डर की एक्सटेंशन करवाएं, इसकी एल्बो की एक्सटेंशन करवाएं, तो यहाँ जो मसल आपको हिलता हुआ महसूस हो रहा है वो ट्राइसेप्ट है। अब आते हैं, चलिए डोर्सल सरफेस को क्या कहते हैं? डोर्सल सरफेस। और आपने पता है क्या करना है? एक्टिव रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करना है। एक्टिव रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करना है। ग्रेडिंग, हाँ, तो ग्रेडिंग में मसल भी तो टेस्ट करना है ना। कौन सा करना है? डेल्टोइड के पोस्टीरियर फाइबर की मैनुअल मसल टेस्टिंग में एक्टिव रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करना है। उसके थ्रू ग्रेड चेक करना। रेजिस्टेंस अप्लाई करनी होती है उस ज्वाइंट के करीब करीब। अब देखिए अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस आप अप्लाई करना शुरू कर रहे हो सकता है ऐसे करके फ्लैक्स कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। और लाजमी अगर आप यहाँ रेजिस्टेंस अप्लाई करोगे ये फ्लैक्स करेगा ही करेगा। आपको यहाँ एल्बो से ऊपर रेजिस्टेंस अप्लाई करना। मैं इसको कहता हूँ रेजिस्टेंस अप्लाई करो, ये मैं मैक्सिमम। अच्छा अब देखिए वो 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, ये 90 डिग्री बन
अब अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा हूँ, मैक्सिमम रेजिस्टेंस अप्लाई में कर रहा हूँ, जो है 90 डिग्री का एंगल है। अब ये थोड़ी सी भी मैं एक्स्ट्रा अगर स्ट्रेंथ लगाऊंगा ये उठना ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम रेजिस्टेंस लग रही है। इसलिए मुझे उसकी स्ट्रेंथ को देख के थोड़ी सी रेजिस्टेंस देनी है ताकि वो उठा भी दे। चलो उठाओ, ये देखें मैं बिल्कुल कम रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा हूँ, एंगल भी बदल रहा है। अगर मैं ये यहाँ पे आके 90 का एंगल रख लूँ ये नहीं उठेगा। यहाँ पे 90 का है, थोड़ा सा उठ गया तो अब अगर मैं इसी एंगल पे अप्लाई करूँगा तो एंगल बदल रहा है। जैसे जैसे मूवमेंट हो रही है मुझे भी अपनी पोजीशन बदलनी है ताकि 90 का एंगल मेंटेन रखा जा सके। अगर मैं 90 का एंगल ही रखना चाहता हूँ, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं किया जाता, अपनी स्ट्रेंथ को ही एडजस्ट किया जाता है, एंगल को एडजस्ट नहीं किया जाता। सही है, तो चले मैं यहीं से अप्लाई करता हूँ मैक्सिमम डिस्टेंस आउट। अच्छा देखिए, मैंने स्टार्ट में ना उसे नहीं उठ रहा था, तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया इसकी जो मैं स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहा हूँ, जो रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा हूँ वो उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा है। इसलिए मैंने रेजिस्टेंस थोड़ी अपनी कम कर दी ताकि उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैच हो जाए, इसलिए ये उठ गया था। सही, तो आपने उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपनी रेजिस्टेंस एडजस्ट कर लेनी है, वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी। तो अगर ये यहाँ तक ले आता है तो ग्रेड 5 हो जाएगा। और ग्रेड 5 अगर टेस्ट करना है ब्रेक टेस्ट में, वो ऐसे ही है, तो एक्सटेंडेड पोजीशन है, यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ नीचे टेबल को, अपना हाथ टेबल की तरफ लेके आओ। ये देखो अभी भी इसने एल्बो फ्लेक्स किया, लेकिन उसकी एल्बो फ्लेक्शन का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मैंने पकड़ा ही एल्बो से ऊपर। सही है, तो इस तरह ब्रेक टेस्ट भी हो जाएगा। और देखिए मैंने क्योंकि पकड़ा हुआ था और इसने मूव कर लिया है, तो इसका मतलब है कि ग्रेड 5 में ही है, उसने पोजीशन ब्रेक कर दी है। अगर ना कर सकता तो ये ग्रेड 5 में ना होगा। ओके, ग्रेड 4 में बिल्कुल उसी तरह, लेकिन आपने अपनी रेजिस्टेंस मॉडरेट सी रखनी है, फुल उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करनी। करो, ये देखें मैंने मॉडरेट सी रेजिस्टेंस अप्लाई की थी, रेंज पूरी हो गई, इसका मतलब ग्रेड 4 में है। 3 में क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वो अपनी रेंज कंप्लीट कर लेगा। करो, कंप्लीट हो गई है, तो इसका मतलब है एक्टिव रेजिस्टेंस टेस्ट ग्रेड 3 में इसका नॉर्मल है। ये ग्रेड 3 में अगर इसने रेंज कंप्लीट कर ली, और अगर मैं इसी को ग्रेड 3 को ब्रेक टेस्ट के थ्रू अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ रख दूंगा, इसको कहना है रोको। यहाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट इसने ये पोजीशन रोक ली तो ग्रेड 3 में ये है। अगर यहाँ से नीचे आ गया थोड़ा सा भी तो इसका मतलब है ग्रेड 3 में। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि पेशेंट डिजीज के साथ आता है, बार बार उसकी पोजीशन चेंज करवाना ठीक नहीं होता। हो सकता है उसकी जो इंजरी हुई भी है, कोई चोट लगी हुई है, वो पोजीशन बदलने से कुछ खींच वगैरह पड़े और इंजरी बढ़ जाए। इसलिए मैक्सिमम आपने टेस्ट जो भी करने होते हैं उसी एक पोजीशन जो आपने स्टार्ट में बनवा ली वहाँ कर लिए। अब देखें, मुझे इस पोजीशन से ही पता चल गया ये ग्रेड 3 में है। मैं ग्रेड 2 भी इसी पोजीशन से चेक कर सकता हूँ। कैसे, मैं इसको कहूँगा एक्सटेंशन करो, अगर इसने रेंज कंप्लीट ना की तो उसका मतलब है ग्रेड 2 में है। मुझे अब इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो इसने रेंज कंप्लीट कर लेनी है। तो इसी पोजीशन में अगर इसने रेंज कंप्लीट ना की तो ऊपर तक ना गया तो ग्रेड 2 में है ये आपने ऑर्थोपेडिक को टेस्ट करके देखा नहीं सर, वो ईएमजी होती है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, वो ईएमजी होती है, उसके सारों के पास होती है, लेकिन सबसे जो बेसिक मेथड है मसल की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का, इवन के पता भी नहीं चल जाता है मसल में किस किस्म की इंजरी है ये टेस्ट करने से। लेकिन अभी आपका लेवल वो नहीं है कि आपको वो चीज़ें बताई जा सके। तो एक मैनुअल थेरेपी भी आपकी बुक है, वो जब आप सब्जेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कैसे पता चल जाता है। यही टेस्ट अप्लाई करने से
कि नर्व के अंदर इंजरी है, मसल के अंदर इंजरी है, मसल कंप्लीट टीयर हुआ है या थोड़ा सा टीयर है, सब कुछ पता चलता है इससे। देखिए कभी मैं खुद ही उसकी तरफ आ रहा हूँ। ग्रेड 2 तक हो गया। ग्रेड 1 में क्या होता है? मूवमेंट नहीं होती, या तो मूवमेंट फील की जाती है या मूवमेंट नजर आती है। अगर ये यहाँ पे शर्ट ना हो तो आप ये कोशिश करें अपने लीव को मूव करने की, एक्सटेंशन करने की कोशिश करें तो यहाँ कोई हिलती हुई चीज़ महसूस होगी, अगर महसूस भी नज़र आएगी। अगर ये ऐसे ही है तो हिलती हुई चीज़ नज़र तो नहीं आएगी। अगर शर्ट है तो यहाँ पे हम हाथ रख देंगे, इसको कहेंगे एक्सटेंड करने की कोशिश करो, क्योंकि ये नॉर्मल है, हमें पता है वेरी नॉर्मल है, इसलिए हम इसको कहेंगे कोशिश करो उठाने की। लेकिन जो डिजीज बंदा आपके पास आ रहा है, हो सकता है पैरालिसिस के साथ आया हुआ हो, कॉलेज में जिसे कह रहे हो उसके साथ अगर आया हुआ हो, फिर हमने उसको यही कहना है अपना हाथ ऐसे आसमान की तरफ उठाओ, यही उसको कहना है। उसने तो अपना फुल जोर लगा के उठाना है। अगर वो हुआ ही ग्रेड 1 में तो इसका मतलब है उठेगा नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे कोई मूवमेंट फील हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहले पेशेंट अगर आपके पास आएगा, सबसे पहला टेस्ट आपका क्या होना चाहिए? ग्रेड कौन सा टेस्ट होना चाहिए? फाइव कितने कह रहे हैं? 4 3। हाँ जी, ग्रेड 3 सबसे पहले टेस्ट किया जाता है, क्योंकि उसी से आपको पता चल जाता है। अच्छा देखिए, ग्रेड 3 क्यों टेस्ट स्टार्ट नहीं करवा लिया जाता है? उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि अब मैंने ग्रेड 2 की तरफ जाना है या ग्रेड 4 की तरफ जाना है। नहीं तो आपको सारे ग्रेड टेस्ट करने पड़ेंगे अगर 5 से स्टार्ट हो गए। लेकिन जब ग्रेड 3 आपने परफॉर्म कर लिया, वहाँ से आपको आइडिया हो जाने आप आपने लोअर टेस्ट करने हैं, लोअर ग्रेड वाले टेस्ट करने हैं या हायर ग्रेड वाले। अच्छा, तो हम ग्रेड 1 के लिए क्या करेंगे? पोस्टीरियर डेल्टोइड के अगर फाइबर पल्पेट होनी है शोल्डर के पीछे की तरफ, क्योंकि पोस्टीरियर फाइबर पीछे की तरफ है, ये जब ऐसे उठाने की कोशिश करेगा, उठाओ, यहाँ पे फाइबर इसके पल्पेट में शोल्डर के पीछे की तरफ, यहाँ पे फील हो रहे हैं। आप भी यहाँ पीछे ला के देखें, एक्सटेंड करने की कोशिश करें, आपको यहाँ पे फील हो शोल्डर के पीछे, ये जहाँ से शोल्डर जॉइंट का नीचे वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आर्म है, आर्म जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ करें, यहाँ पे फील होता है। ये आर्म है ना, मेरी बात सुने, ये जो आर्म है, आर्म जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे रखो, उंगलियां रखनी है, ऐसे पूरा हाथ नहीं, उंगलियां 2-3 रखनी है, यहाँ से एक्सटेंड करने की कोशिश करना है तो यहाँ फील होता है ये। अब देखें जो ट्राइसेप है ना, ट्राइसेप भी पीछे ही है, तो ट्राइसेप पल्पेट होता है यहाँ पे पल्पेट कौन सा होता है? फिर जाते हैं टीरीज मेजर कहाँ पे पल्पेट होता है? हाँ जी, स्कैपुला का ये वाला जो इंफीरियर एंगल हमने पढ़ा था, इंफीरियर एंगल से ओरिजिनेट होकर इधर आ रहा है, तो हम ये इंफीरियर एंगल से लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्सिला, एक्सिला के लेटरल बॉर्डर की तरफ आ रहा है, तो आपने यहाँ पे आकर यहाँ ये स्कैपुला, ये स्कैपुला, ये स्कैपुला की इंफीरियर एंगल को मैंने पकड़ा हुआ है। ये अगर किसी को ना मिले स्कैपुला का इंफीरियर एंगल, बड़ा आसान उसका तरीका है, इसको कमर पे रखो, ये देखो जैसे ही हाथ अपने कमर पे रखता है ये एंगल ये ऊपर के बाहर की तरफ आ जाता है,
ये जो मोटे लोग होते हैं उनका ये पेट करना मुश्किल होता है। कैसे करती हैं ये ऊपर से तरफ आ रहे हैं, आप दूर से भी नजर आता है कि यही आप देखेंगे इंफीरियर फिंगर है, इससे आगे वाले थोड़ा सा यहाँ पे आ बाजू की तरफ यहाँ अपना हाथ रखें। अब सीधा करें, आप यहाँ से एक्सटेंड करेगा तो आपको वो मसल गिरता हुआ यहाँ पे महसूस होगा। चलें यहाँ पे हो क्या कह रहा जब तक आप लोगों ने खुद परफॉर्म नहीं ना करना आपको कभी भी नहीं ये चीजें आती। ये देखने में बड़ा इजी है, बड़ा आसान सा लगता है, खाली हाथ रखना है, यही कोई चीज महसूस होती है। लेकिन जब पास आपको ना टांगे भी पास रही होती है, बोला जा नहीं रहा होता, समझ नहीं आ रही होती हाथ मेरा किधर है। अब करने के शाफ्ट बॉडी के इंफीरियर से स्टार्ट होता है सर, मिक्स करके आ रहे हैं।